बच्चों, पिछली वीडियो में आपने कविता के सलाट किए, बात सीधी थी और कविता के बहाने। आज हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं और जिन बच्चों ने वीडियो देख ली है मुझे लगता है उनको प्रश्न उत्तर करवाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं करवा रही हूँ कि थोड़ी बहुत कमी जहाँ रह गई है उसको हम पूरा करेंगे प्रश्न उत्तर के माध्यम से। तो पहला प्रश्न क्या है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। सब घर एक कर देने के माने का मतलब ये है कि जिसके लिए सारी दुनिया एक समान हो। इन्होंने कवि ने अंतिम पंक्ति में बताया है कि एक बच्चा ही जानता है कि सब घर एक कर कैसे होते हैं, क्योंकि बच्चे का मन बहुत ही कोमल होता है, उसको सांसारिक दुनिया की समझ नहीं होती। वो तेरे मेरे जात पात धर्म जाति किसी भी प्रकार के भेदभाव से वो दूर होता है। अगर किसी बच्चे को जन्म लेते ही वो अगर मान लो हिंदू का बच्चा है, उसको किसी मुस्लिम घर में छोड़ दिया जाएगा तो वो वैसे ही संस्कार सीखेगा, वैसे ही उनके रीति रिवाजों को सीखेगा जैसे वहाँ उसको वो देखता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम पीछे जन्म से पहले नहीं, बाद में हम सीखते हैं कि क्या हमारा धर्म है, क्या हमारी जाति है, क्या हमारा संप्रदाय है। और वो कब सीखते हैं, जब हमें समझ आ जाती है, जैसे जैसे बड़े होते हैं। लेकिन छोटा बच्चा अगर किसी के घर में हम ले जाते हैं, मैंने आपको कविता में भी बताया था, तो वो कभी ये नहीं सोचता कि ये घर मेरा नहीं है। अगर उसको कोई खिलौना पसंद आता है तो वो उसको मांगता है। अगर हम बड़े हैं, हमें वो चीज़ अच्छी लगती है, तो हम ये सोचेंगे कि ये ये जिसके हम घर गए हुए हैं वो क्या सोचेंगे कि इसकी नीयत गंदी है। लेकिन छोटा बच्चा कभी ये नहीं सोचता कि ये क्या सोचेंगे। उसको जो खाना है वो खाएगा, जो उसको जहाँ खेलना है खेलेगा। तो इसीलिए उसके ये सब घर एक होते हैं। तो कवि के लिए भी, यहाँ कवि के क्या कहना चाहते हैं कि कवि के लिए भी सारी दुनिया एक है। उसके लिए वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए कविता नहीं बनाता, वो सबके लिए बनाता है, सबके कल्याण के लिए बनाता है। वो वर्तमान में कविता बनाता है, वो भूतकाल को देखकर प्रेरित होता है और भविष्य के लिए कविता बनाता है। इसीलिए कवि ने कहा सब घर एक कर देने के माने, अर्थात वो सारी दुनिया को एक समान समझता है। अगला प्रश्न है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है। तो कवि ने दो उदाहरण दिए हैं कि चिड़िया उड़ती है एक घर से दूसरे घर, बाहर भीतर, और चिड़िया के पर जो हैं वो सीमित सीमा तक ही उड़ते हैं, क्योंकि वो एक समय के बाद वो भी थक जाती है। लेकिन कवि की जो सोच है, मन है, वो इतनी, उसकी उड़ान इतनी लंबी है कि सारी दुनिया उसमें समेटी जा सकती है। अर्थात वो सारी दुनिया के कल्याण के लिए कविता लिखते हैं। उसमें एक अकेला भारतीय व्यक्ति कब उससे प्रेरणा नहीं लेगा। अगर उसके अंदर अच्छे संस्कार हैं तो वो चाहे किसी भी दुनिया के कोने में क्यों न बैठा हो, वो भी उससे प्रेरित होता है। आप लोग भी अंग्रेजी में अनेक अंग्रेज कवियों की कविताएं और पाठ पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? तो क्या हमें उनको छोड़ देना चाहिए? क्योंकि वो एक अच्छी प्रेरणा देते हैं। तो उनकी जो सोच है, उनकी जो उड़ान है, वो सारी दुनिया के लिए है। और ऐसे ही जो भारतीय कवि हैं, हिंदुस्तान के चाहे किसी भी भाषा के कवि हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सभी अगर अच्छी कविता लिखते हैं तो सब सारे मानव के कल्याण के लिए लिखते हैं। तो इसीलिए कहा है कि उसकी जो उड़ान है, कवि की जो उड़ान है, वो चिड़िया की उड़ान से कहीं बहुत ज़्यादा होती है। और खिलने का मतलब है कि फूल खिलता है, चाहे वो बगीचे में खिलता है, हमारे घर के गमले में खिलता है, चाहे वो जंगल में खिलता है, तो वो खिलता है तो सब उसकी ओर आकर्षित होते हैं। और आकर्षित तो होते ही हैं, साथ में वो सुगंध देता है, महक आती है उसकी, तो उस महक से भी वो, उससे भी हम क्या है, उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ खिलने का कवि ने ये बताया है कि फूल खिलता है 1 या 2 दिन के लिए, लेकिन फूल खिलने के बाद 2 या 3 दिन के लिए खिलता है और उसकी सुगंध जैसे जैसे वो मुरझाता है उसकी सुगंध भी खत्म हो जाती है। लेकिन कवि जो कविता लिखता है उसकी सुगंध एक बार लिखने के बाद वो मिटती नहीं है, वो जब छप जाती है तो हमेशा के लिए अमर हो जाती है। वो उससे वो भूतकाल से प्रेरणा लेता है, वर्तमान के लिए कविता बनाता है, लेकिन पूरे मानव जीवन, मानव के लिए एक संस्कार और उसके लिए, मनुष्य के लिए, वो संस्कारी मनुष्य बनाने के लिए अनेक सारी कविताएं लिखता है, या समाज के लिए व्यवहारिक बनाने के लिए कविता लिखता है। तो कवि ये कहना चाहते हैं कि उसकी जो कविता है, उसका जो कविता रूपी फूल है, वो खिलने के बाद कभी मुरझाता नहीं है। इसीलिए कवि ने उड़ने और खिलने का संबंध कविता के साथ बनाया। अगला प्रश्न है, कविता और बच्चे की समानता रखने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहले प्रश्न में भी मैंने बताया था कि समानांतर का मतलब दोनों समान कैसे हैं, क्योंकि कवि, एक छोटा बच्चे का जो मन है वो कोमल होता है, वो नाजुक होता है, वो सारी उसको अपने प्राय का भेद नहीं होता। और कवि की जो कविता है वो भी पूरे मानव जाति के लिए एक
मिसाल होती है, पूरे मानव जाति के लिए बनाई जाती है। तो वो जो कविता है वो बच्चे के समानांतर इसीलिए कही गई है कि कविता किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, पूरे संपूर्ण समाज के लिए बनाई जाती है और वो संपूर्ण समाज को ही प्रेरणा देती है। अगला प्रश्न है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होती हैं? कवि, अभी मैंने बताया था कि कविता जब छप जाती है तो वो कभी मिटती नहीं है, वो हमेशा के लिए अमर हो जाती है और वो हमेशा, वो कभी मुरझाती नहीं है, महकती रहती है। उसकी प्रेरणा रूपी जो महक है वो सबको देती रहती है, वो कभी कम नहीं होती। और इसी कारण कवि ने कहा है कि बिना मुरझाए महकने के माने जो है वो कविता ही होती है, उस जैसा वो कोई नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, बात सीधी थी कविता से, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? कवि ने हमारी कविता में बताया कि जब हम किसी बात को कहना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सरल और बिल्कुल सरल और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जो व्यवहारिक भाषा होती है, जो आम बोलचाल में जो हम प्रयोग करते हैं, उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम आडंबरपूर्ण और दिखावे के कारण कविता को सुंदर बनाने के चक्कर में शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो भाषा अर्थहीन हो जाती है और उससे हमें कोई आनंद भी नहीं आता, उससे हमें कोई प्रेरणा नहीं मिल सकती। इसीलिए कवि ने कहा भाषा को सहूलियत मतलब ढंग से उसको बरतने का मतलब प्रयोग करना सीखना चाहिए। अगला है, बात और भाषा परस्पर जुड़े हुए हैं किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? कोई भी जो हम बात कहना चाहते हैं उसके लिए कोई ना कोई माध्यम होता है। तो कहने का मतलब चाहे वो हम बोलकर कहते हैं, मौखिक है, लिखित है, या उसको हम क्या है इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, लेकिन उसमें भाषा की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे भाषा कोई भी क्यों ना हो। तो उसको हम बात को जिस भी माध्यम से कहेंगे वो उसके साथ जुड़ी होती है और बोलने का अर्थ भी भाषा से ही जुड़ा होगा और लिखने का अर्थ भी भाषा से ही होगा। कोई ना कोई भाषा का प्रयोग करेंगे। इसीलिए कवि कहा बात और भाषा, क्योंकि जब हम किसी बात को कह रहे हैं तो वो भाषा के प्रयोग से ही दूसरे तक पहुँचेगी। लेकिन अगर हम उसको कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो भाषा के चक्कर में पड़कर वो अर्थहीन हो जाती है। जिस बात को कवि समझाना चाहता है या हम समझाना चाहते हैं वो उसको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमने भाषा को सहूलियत से यानी ढंग से उसका प्रयोग नहीं किया। अगर कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो दूसरे तक बात पहुंचानी कठिन हो जाती है, उसको समझ आनी कठिन हो जाती है। इसीलिए बार बार कवि इसी बात पर जोर दे रहा है कि हमें भाषा का सहूलियत से प्रयोग करना चाहिए ताकि दूसरे को अपनी मन के भावों को हम प्रकट कर सकें। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे सब सारे उत्तर, और आ गए हैं तो अपना कमेंट ज़रूर दें। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बार बार मेरे पास ये आता है कि हमारी दूसरी वीडियो खुलती नहीं है क्योंकि वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं तो सारी वीडियो उनके पास अपने आप ही नोटिफिकेशन आता रहता है। इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।